Welcome back, students. This is 12th class physics. This is 12th class physics, and today we will study about this topic. And we have थोड़ा सा अपन है ना बता देता हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या करवा दिया। एक तो मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, वीडी, जिसका मेरे पास फॉर्मूला आया था ए टो, जिसका ए क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन मेरे पास आ गया था माइनस का ई टो अपॉन एन। ये फॉर्मूला आया था वीडी का। ये फॉर्मूला किसका आया था स्टूडेंट्स? वीडी का आया था। ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में अपन ने एक डेरिवेशन किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये अपने एक फॉर्मूला किया था, अपने ये रिलेशन फाइंड किया था आई और वी डी के बीच में। तो ये रिलेशन आया था एन ई ए वी डी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एन क्या है, व्हाट इज द एन? तो एन है ना, अगर आप सोच रहे हो कि एन है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये गलत है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फिर एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बताया था ना जब अपन ने रिलेशन फाइंड किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है आपका? एन है, स्मॉल एन। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, इसके अलावा अपन ने एक फॉर्मूला और प्रूफ किया था, वो था करंट डेंसिटी, जे का। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला अपन ने प्रूफ किया था वो था स्टूडेंट एन ई वी डी। ए हट जाएगा, ए का डिवाइड लग जाता है, एन ई वी डी, एन ई वी डी। ठीक है, तो जे यानी कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला जो करंट है उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन तो ना ये 3 फॉर्मूले थे। ये तीनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करने भी आने चाहिए। साथ में आपको ना ये तीनों जो फॉर्मूले है वो आपको अच्छे से याद होने जरूरी है। वीडी का फॉर्मूला क्या है? माइनस ई टो अपॉन एन। आई का फॉर्मूला एन ई ए वी टी। जे का फॉर्मूला एन ई वी टी। चलो स्टूडेंट्स, आपको शायद ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। Okay students, first of all we can see that VD का जो फॉर्मूला था वो क्या था? सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं अपन। VD का फॉर्मूला था ई टो अपॉन एम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन VD का जो फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, ये किसका था? वीडी का। ठीक है, अच्छा, V इक्वल टू क्या होता था आपको पता है? ईडी होता था। लेकिन यहाँ पे अपन ने जब डेरिवेशन किया था तब क्या आया था? V इक्वल टू ई एल। ये एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। अपन ने डेरिवेशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था एल जो है दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड,
जैसे यहाँ प्लस लगाया और यहाँ पे क्या लगाया हमने माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास? E इंटू एल आया था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। E का फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा? V अपॉन एल। ये E अपन है ना यहाँ पुट कर सकते हैं, तो अपने पास VD का नया फॉर्मूला क्या बनेगा? E V टाउ अपॉन एम एल। E V टाउ अपॉन एम एल, ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या बनाया था अपने? अभी आपको बताया था आई इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? आई का फॉर्मूला है, एन ई ए वी डी। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे वी डी यानी वेलोसिटी में यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, वो तो केवल ये बताने के लिए है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अपन तो डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हो और चाहे होल हो, होल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अपने को तो ना केवल ओम्स का लॉ है वो कंडक्टर के लिए क्या करना है? डिड्यूस करना है। तो उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लो। अपन तो केवल है ना ड्रिफ्ट, अपन तो केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या है अपने पास? एन ई ए वी टी। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी का फॉर्मूला क्या है? ई वी टो अपॉन एम एल। अच्छा, अगर आप है ना वीडी को नेगेटिव साइन लेते हो तो भी आपका गलत नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि सर हम ई की जगह माइनस ई ले लेते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं हो, बस इतना है कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? माइनस। फिर आई का जो फॉर्मूला है इसमें भी क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? क्यों? यहाँ पे क्या है? एन ई। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? तो ये जब अपन ने फॉर्मूला प्रूफ किया था ना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इस फॉर्मूले में जब अपन ने प्रूफ किया था तो E की जगह ना पहले Q लिखा हुआ था। E की जगह क्या लिखा हुआ था? Q। फिर मैंने ना Q को ना रिप्लेस करके चार्ज कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन माइनस लगाया नहीं था उस टाइम। तो अगर आप इस तरीके से माइनस लगाने बैठ जाओगे तो माइनस लगा दो, फिर माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है, आपको छोड़ो उसको, कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर आप लोगों। अब देखो ये क्या बन गया? ठीक है, ये बन जाएगा एन ई इंटू ई यानी ई का स्क्वायर ए टो वी अपॉन एम एल। कुछ कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एम एल को इधर ले आओ और इसको नीचे ले आओ और आई को इधर ले जाते हैं नीचे। देखो ये इस तरीके से एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो इक्वल वी अपॉन आई। अब देखो एम एल एन स्क्वायर ए और साथ में क्या आ गया? टाउ आ गया। ये पूरी जो है इसको अपन टू ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यूज फॉर ए गिवन कंडक्टर। कोई भी गिवन कंडक्टर है उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यानी रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीजें क्या होती है कोई भी गिवन कंडक्टर के लिए? ये सारी चीजें क्या होती है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होती है। यानी कि ये वाला जो टर्म है ये क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v अपॉन आई क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को अपन ने क्या मान लिया था? r मान लेते हैं। यानी कि एक तरीके से r की जो वैल्यू है वो आपकी ये आ गई, एम एल अपॉन
एन ई स्क्वायर के टाउ, ये आ गया आपका आर यानी कि रेजिस्टेंस। यानी कि आपके कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इतनी चीज़ों पर क्या करता है, मेनली डिपेंड करता है, इतनी चीज़ों पर डिपेंड कर सकते हैं। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये जो आर का फॉर्मूला है ना, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू ए, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। देखो आर का फॉर्मूला ये है, तो आर का फॉर्मूला एक और होता है रो एल अपॉन ए, याद होगा शायद आपको। आर का फॉर्मूला आपको पता है, पहले पढ़ा था अपन 10th में भी, रो एल अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर। यहाँ पे जो रो है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, पर यूनिट कोई भी कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, ब्रेथ 1 यूनिट है, हाइट भी 1 यूनिट है, एवरीथिंग 1 है, ऐसा कोई छोटा सा मतलब कंडक्टर का पार्ट ले लिया, वेरी स्मॉल पार्ट, जो एक क्यूब जैसा पार्ट है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब बिना 1 यूनिट है। तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। जैसे एक दीवार है, आपके पास सामने एक दीवार है, दीवार क्या है, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी एक जो ईंट है, एक वन जो ब्रिक है, वो क्या है, इस दीवार की रेजिस्टिविटी है। यानी कि जो छोटी से छोटी जो यूनिट है मान लेते हैं अपन रेजिस्टेंस की, वही क्या होती है, रेजिस्टिविटी अपन मानते हैं उसको। तो आर जो है, आर इक्वल क्या आ गया, रो एल अपॉन ए। यहाँ देखो एल अपॉन ए, ये रहा एल अपॉन ए, ये तो सेम ही है। इसका मतलब रो किसके इक्वल हो गया, एम नीचे एन ई स्क्वायर, साथ में क्या है 2, ये आ गया रो क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी जो है स्टूडेंट्स, वो अब देखो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। फर्स्ट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एम। अच्छा, ये जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी देखो यहाँ पे रो है, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एक तो ना पर यूनिट वॉल्यूम में एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका और इसका क्या रिलेशन है कि जो रेजिस्टिविटी है ना वो इस पर क्या करते हैं, डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिपेंड करती है नहीं करती है, अच्छा कैसा डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डेंसिटी अगर ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट आसानी से फ्लो हो पाएगा, कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा। करंट आसानी से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो पॉइंट है, द रिलैक्सेशन टाइम टॉप पे भी डिपेंड करता है। RELAXATI, द रिलैक्सेशन टाइम टॉप।
इस पे भी ना डिपेंड करता है, किस पे, रिलैक्सेशन टाइम टो पे भी जो आपकी रजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि टू कोलिजन होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो टाइम है वो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक यहाँ मान लो, फिर एक यहाँ मान लो, पहले ये यहाँ से गया, इसके टकराया, फिर इसके टकराया, यहाँ से जब इसके पास टकराया तब थे 3 सेकेंड, या फिर मान लो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ टकराया तो मान लो 2 सेकेंड का टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो ये जो 2 सेकेंड है ये क्या है, इसका रिलैक्सेशन टाइम। तो इस पे भी डिपेंड करता है, जितना कम टकराएगा यानी टो जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, तो जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर है ना ये टाइम ज्यादा है तो रो जो है वो क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो ये भी दोनों पर क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक और है अपना, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। चलो ये वाला और देख लेते हैं क्या है। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी। जे क्या है स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला करंट, आई अपॉन ए, याद होगा आपको, अपन ने सोल्व भी किया था, आई अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स आई अपॉन ए क्या होती है, आपकी करंट डेंसिटी होती है। अच्छा, सिग्मा क्या है, ये जो सिग्मा, दिस इज द कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, जे के बारे में अपन ने बता दिया मैंने आपको, जे क्या है आपका आई अपॉन एरिया वेक्टर, यानी कि पर यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या होती है आपकी करंट डेंसिटी होती है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। सिग्मा के बारे में मैंने आपको बताया था, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है आपका सिग्मा होता है। इस तरीके से कि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी है, कितनी कंडक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है यानी कि उसमें करंट ज्यादा कंडक्ट हो सकता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी क्या है, उसकी कम है। थर्ड जो टर्म है हमारे पास ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन तीनों के बीच में ही अपने को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो जे का अपन ने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, एन ई वी डी। ई की जगह आप माइनस ई ले सकते हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, वापस माइनस माइनस हर बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको रहने दो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वीडी का फॉर्मूला, वीडी का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, ई ई टो अपॉन एम। वीडी के फॉर्मूले में यहाँ माइनस था, अगर यहाँ आप माइनस ले रहे हो तो यहाँ फिर भी माइनस ले लेना, बाद में वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, जे, जे का फॉर्मूला ये आ गया था, वीडी का ये फॉर्मूला आ गया था। आप है ना एक काम करो, वीडी इसमें रखो, तो एन ई वीडी की जगह ये रखो, ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर ई अपॉन एन। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका जे वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आ गई होगी आपको बात समझ में।
अच्छा, अभी अभी मैंने आपको रो के बारे में बताया था। रो का जो फॉर्मूला है ना, वो आपका ये आया था, अभी अपन ने प्रूफ किया था। रो का फॉर्मूला m अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका था? रो का फॉर्मूला था। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रो, यानी रो का रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल कर दो तो एन स्क्वायर टो अपॉन एम। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये बात समझ में आ गई। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? एन स्क्वायर टो अपॉन एम आएगा। ये देखिए यहाँ पे एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम किसके इक्वल है? सिग्मा। ये आ जाएगा सिग्मा। ये रिलेशन आपको बताना था स्टूडेंट्स, जे और इसके बीच का जो रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक है ना। मेन जो डेरिवेशन है वो आगे कंप्लीट हो गई। अब है ना अपन एक चीज देखते हैं, नया टॉपिक है कोज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का क्या कारण है, उसके बारे में अपने को क्या करनी है? स्टडी करनी है, कोज ऑफ रेजिस्टेंस। cause of रेजिस्टेंस, यानी स्टूडेंट्स अब अपन इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस का क्या कारण है। देखो, कोलिजन्स आर द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कोलिजन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। मेन जो रेजिस्टेंस का कारण है ना, वो क्या होता है? कोलिजन्स ही होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्टेंस को कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर। अब ऐसे तो आप बोल दोगे कि सर इंसुलेटर में कौन से कोलिजन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं होते, कोलिजन कहां से होंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर। जो मतलब ना, देखो कोई भी कंडक्टर हो, करंट फ्लो होता है ना, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कंडक्टर कोई भी हो, अलग अलग तरीके के कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, नॉट टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस अपना हो गया उसका, वो एक अलग केस है। लेकिन कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से होता है? कोलिजन्स की वजह से। ठीक है, when a potential difference is applied across a conductor, its free electrons get accelerated। ये आपको मैंने बताया था कि जैसे आपके पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इस साइड में जा रहा है, कोई इस साइड में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना। जब आप ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है। आपको मैंने बताया था, जब भी अपन व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, देन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। और जहां फोर्स होता है वहां क्या होता है? जहां फोर्स होता है, फोर्स अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके साथ में क्या होता है? एक्सीलरेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सीलरेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है ना, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या होता है, ऑन देयर वे दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस। हर एक देखो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहाँ पे पॉजिटिव मेटल के आयंस भी होते हैं। पॉजिटिव मेटल आयंस हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी एटम है, समझना मेरी बात, कोई भी एटम है, एटम के पास ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। पूरा एटम क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? अपन कहते हैं कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे कोई एटम है तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ गया, तो ये वाला नेगेटिव हो गया और उतने ही क्या आ गया इस पे? पॉजिटिव। ये वाला जो आया ना,
पॉजिटिव जो अपने पास एटम है इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव मेटल का आयन, जो भी मान लो। तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव आयन्स वगैरह है वो है। तो ये क्या होता है कि फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लगातार ये जो मेटल के जो पॉजिटिव आयन्स हैं इनसे लगातार वो क्या करते हैं? कोलिजन होता है इनके बीच में, और ये लगातार कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है। Their motion is opposed and this opposition to the flow of electrons is called resistance। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स भागना चाहते हैं, ये अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सामने जब किसी से टकरा जाते हैं तो यानी एक तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अपन अपोज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है। एक तो देखो जैसे मान लो केवल इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, पॉजिटिव आयन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं एक साथ। जैसे आपको नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो आप है ना एक रोड पे सीधे चल रहे हो। आप सपोज करो 20 आदमी हो, 20 टोटल 20% वो सारे ना रोड पे है ना चल रहे हैं, सब की डायरेक्शन एक ही है, कोई किसी से कोलाइड नहीं हो रहा, सब है ना एक जैसी स्पीड से जा रहे हैं। तो कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा तो आप जल्दी पहुंच जाओगे वहाँ पे। पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? जल्दी पहुंच जाओगे। यानी कि आपका ना कोलिजन नहीं हुआ, सारे ना लोग है ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी ना सब एक जैसी स्पीड, कोई पीछे से आगे वाले टकरा नहीं रहा। अगर कोई टकरा भी जाएगा तो आगे वाले की स्पीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो सारे के सारे लोग है ना एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि ना बीच में किसी से कोई भी कोलिजन हो नहीं रहा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगाने पड़ रहे, यानी कि आराम से फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है? कम है। रेजिस्टेंस क्या है? कम। लेकिन क्या हो कि सामने से कोई भीड़ आ रही है और आपको कहा जाए आप है ना उस भीड़ के अंदर से सामने से अपोजिट डायरेक्शन में निकलो। जैसे कि यहाँ से कोई क्राउड आ रही है और आपसे कहा जाए आप इसके अंदर से निकलो, तो आप कैसे निकलोगे? बार बार टकराते हुए निकलोगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो उस टाइम अपन क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। वही सेम चीज है ना कंडक्टर में होती है। कंडक्टर में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस वगैरह है, इनके बीच में क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को प्लस तक पहुंचने में क्या लगता है? टाइम लगता है। और जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसी चीज को अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जिसमें ये कोलिजन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस कंडक्टर में ये कोलिजन कम होता है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अच्छा, लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, स्मॉलर द रिलैक्सेशन टाइम। लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। एक सेकंड रुको, इस लाइन को अपन लिखते हैं फिर अपन समझेंगे। larger the number of collisions, smaller the relaxation time। अभी तो मैंने ये बोर्ड पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको समझो। लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा है तो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। एक सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया और फिर यहाँ टकरा गया। एक सेकेंड में कितने कोलिजन हुए? 1 and 2। 2 कोलिजन 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम मान लो यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अब सपोज करो यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ाना चाहता हूँ। नंबर ऑफ कोलिजन कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या फिर पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे,
टकराव बढ़ाना अपने को, एक ही सेकंड में ये यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया। समझ में आ गई बात? इसको डायग्राम को ऐसे बना दो। उसी एक सेकंड में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहले वाले केस में आप ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा के यहाँ टकरा गया और रिलैक्सेशन टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। कॉलिजन कितने हैं 2, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे। अब मैं ना नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ा देता हूँ, ऐसे टकरा के ऐसे टकरा के ऐसे। पाथ आपका सेम है, पाथ क्या आपका सेम है। कॉलिजन बढ़ गए, कॉलिजन अगर एक इलेक्ट्रॉन पास में आ गया, अब बोलो यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम कितना है। एक तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 1 सेकेंड लगा। इसकी आधी डिस्टेंस में अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, उससे टकरा गया, तो ये वाला जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, ½ सेकेंड हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो जितने ज्यादा आप कॉलिजन बढ़ाओगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आप है ना एक है ना ऐसे कर दो इलेक्ट्रॉन, ये देखो बहुत सारे पास में कर दिए मैंने इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे टकराया, ऐसे 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 फिर ऐसे टकरा रहा है। ये रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये वाला क्या हो जाएगा, 1 सेकंड से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फिर ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच के दो कोलिजन के बीच का टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है। तो अभी ना रिलैक्सेशन टाइम में जैसे जैसे अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए और उससे टकरा जाए, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, और कम होगी। तो जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्यों समझाया है, इसके पीछे का कारण क्या है कि रेजिस्टिविटी जो है ना वो क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है, एंड लार्जर रेजिस्टिविटी। लार्जर रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टिविटी जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। अब लार्जर रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है, वो रेजिस्टिविटी लार्ज क्यों होगी इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। लार्जर द नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रो का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी यानी रो का भी मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, एम अपॉन एन स्क्वायर टू, एम अपॉन एन स्क्वायर टू। ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है रो का, ये जो फॉर्मूला है एम अपॉन एन स्क्वायर टू जो है वो, ठीक है। अब देखो स्मॉलर द रिलैक्सेशन टाइम, ये आपका क्या हो गया, स्मॉलर। ये स्मॉलर हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ग्रेटर, लार्जर द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा, मोर रेजिस्टेंस। मोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। Okay student, the number of collisions that the electrons make with the atoms या ions depends on the arrangement of atoms and ions in the conductor। ये डिपेंड करता है कि एटम और आयंस का अरेंजमेंट कैसे। अगर है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उनके सामने जानबूझकर अपन ने पॉजिटिव आयंस रख दिए तो ऑब्वियसली कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। कोलिजन अगर ज्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब ये है कि अलग अलग मेटल का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा क्यों है, क्योंकि उन मटेरियल का नेचर क्या है, अलग अलग है। कोई तो मेटल ऐसा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के सामने आपके पॉजिटिव आयंस वगैरह है नहीं, तो कोलिजन उसमें होता नहीं, कम होता है, कोलिजन कम होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडक्टर के लेंथ पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ।
द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस जो है ना कंडक्टर का वो क्या है कि लेंथ पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ए लॉन्ग वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर बिकॉज देयर विल बी मोर कोलिजन्स इन लॉन्गर वायर। वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो ना टकरा, जो नंबर ऑफ कोलिजन है उसके जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मॉल वायर होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आपका इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो है वो है ना इसकी लेंथ पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। साथ में द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस of a conductor depends on its cross section area. The resistance of a conductor depends on its cross section area. तो स्टूडेंट्स ये जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या रिलेशन है? ए थिक वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस देन ए थिन वायर बिकॉज इन ए थिक वायर मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ द करंट। देखो कोई वायर है, मान लो एक तो वायर है जो आपका इतना ही मोटा है, ठीक है, इतने से में ना इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में क्या आएगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन वायर का अगर अपन इतना मोटा कर दें, है ना, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अपन इंक्रीज कर दें, इतना मोटा वायर कर दें, तो उसके अंदर से अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली फ्लो हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके आसानी से आराम से मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एलॉयज ऑफ मेटल हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉय क्या होता है, एलॉय ना मिक्सचर होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर। इन एलॉय नाइक्रोम, एलॉय के अंदर क्या होता है कि नाइक्रोम एलॉय, जैसे एलॉय का एक एग्जांपल है, एलॉय के बारे में चलो अपन टॉपिक रेटिंग डाल देते हैं। Students, I am talking about alloy. High resistivity of nichrome. या high resistivity of alloy. High resistivity of alloy. Alloy क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का अगर अपन मिक्सचर ले लेते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, एलॉय बोलते हैं। है तो दोनों मिक्सचर बनने के बाद में एलॉय, एलॉय भी क्या एक तरीके का मेटल ही है, एलॉय क्या है, एक तरीके का मेटल ही है, बट उसकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो क्या होती है स्टूडेंट्स, हाई होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है उसकी, हाई। ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ नाइक्रोम। किसका एग्जांपल, नाइक्रोम। नाइक्रोम कौन सा एलॉय है पता है क्या? हीटर जो होता है ना, हीटर की जो स्प्रिंग होती है, जो रेड प्लग में डालने के बाद में हीटर को जब अपन ऑन करते हैं तो जो रेड लाइट इमिट्स होती है और हीटर गर्म हो जाता है, तो वो स्प्रिंग गर्म होती है। वो स्प्रिंग किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। वो स्प्रिंग किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स, नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम क्या है, एक तरीके का एलॉय है। चलो इसका एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं। नाइक्रोम है ना, 2 चीजों से मिलकर बना होता है नाइक्रोम, एक तो निकल और दूसरा क्रोमियम।
निकल और क्रोमियम को आपस में मिलाकर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और जो नया जो अपने पास मेटल बनता है उसको एलॉय बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं। अच्छा अच्छा निकल का जो पॉजिटिव आयन है वो होता है Na+2। क्रोमियम का जो होता है वो Cr+3। ये जो दोनों आयंस है डिफरेंट चार्ज एंड साइज, इन दोनों आयंस का जो चार्ज एंड साइज है दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट चार्ज एंड साइज, इन दोनों का चार्ज और साइज वगैरह सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे ऑक्यूपाई रैंडम लोकेशंस रिलेटिव टू ईच अदर। या रैंडम लोकेशन का मतलब इनका पता नहीं है Na+2 कहाँ रहता है और Cr+3 कहाँ रहता है। दो देयर आयनिक साइट्स फ्रॉम फॉर्म ए रेगुलर क्रिस्टलाइट लैटिस। फिर भी ना इनकी जो आयनिक साइज है ना वो एक तरीके की रेगुलर क्रिस्टलिन लैटिस होती है, यानी कि एक तरीके की फिक्स साइज होती है इनकी। An electron therefore passes through a very random medium and is very frequently deflected। जब कोई ना इस तरीके की कोई है जिसमें ना Na+2 और Cr+3 ये रेंडमली बिखरे पड़े रहते हैं, तो हालांकि ये इनकी लोकेशन का अपने को पता नहीं है, रेंडमली होते हैं, लेकिन जब ये पास पास में होते हैं तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा पॉजिटिव आयन बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन है ना जब इससे टकराता है तो कोलिजन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि एक तो मान लो आपके पास केवल निकल होता तो आपको एक तरीके का ही पॉजिटिव आयन मिलता, और इलेक्ट्रॉन को केवल इसी से टकराना होता। अब क्या है, अब आपके पास निकल और क्रोमियम को हमने मिक्स कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है कभी तो Na+2 से टकराएगा, कभी Cr+3 से टकराएगा, तो कोलिजन बढ़ गए या नहीं बढ़ गए, कोलिजन बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो ये कारण होता है एलॉय का रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का। फिर है cause of instantaneous current। Although the drift speed of electron is very small, typically 1 mm per second, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन की वो 1 mm per second होती है। Yet an electric bulb light up as soon as we turn the switch on। जैसे अपन है ना कोई भी बल्ब है घर में, अपन लाइट ऑन करते हैं तो कितना स्पीड में मतलब जल जाता है वो। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका कारण क्या है कि जैसे ये आपका बल्ब है और यहाँ आपने एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ आपने एक स्विच लगा दिया इस तरीके से। जैसे आप स्विच को प्रेस करोगे, प्रेस करने के साथ ही बल्ब जो है वो आपका ऑन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा और फिर बल्ब आपका स्टार्ट हुआ, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। जैसे अपन है ना लगाते हैं सर्किट को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के साथ पूरे सर्किट में जो करंट है, यानी जो इंस्टेंटेनियस करंट है पूरे सर्किट का, वो तुरंत क्या हो जाता है, एकदम इंस्टेंटेनियस करंट आता है, एकदम तुरंत अचानक ही पूरा सर्किट में करंट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जरूरी नहीं कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तभी ये चलेगा, यहाँ इसके अंदर के वाले जो इलेक्ट्रॉन सब में एक्साइटमेंट आता है, सबको एनर्जी मिल जाती है एक साथ सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है, यहाँ वाला आगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉन के पास तुरंत ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि बैटरी है, बैटरी में से जो इलेक्ट्रॉन वो निकल कर यहाँ पहुंचेगा तब जाके बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं। बल्ब के अंदर बल्ब का जो फिलामेंट है वो सर्किट है, सर्किट के हर जगह क्या है स्टूडेंट, ये चीज रहती है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। When a potential difference is applied to the circuit, an electric field is set up throughout the circuit almost with the speed of light. Electrons in every part of the circuit begin to drift under the influence of this electric field and current begins to flow in the circuit almost immediately. The above situation is analogous to the flow of water in the long pipe। जैसे कि आप है ना ऐसे समझो, लॉन्ग पाइप है बहुत बड़ा,
और ये इस पाइप में अभी ना पानी, और यहाँ से आपने इसको बंद कर रखा है और पूरे पाइप में पानी। जे आपने ना यहाँ से एक दूसरा पाइप ऐड कर दिया जिसमें से पानी का यहाँ से पीछे से क्या प्रेशर है। जैसे आप यहाँ से इसको यहाँ पे जो आपने इसको ढक रखा है इसको ऑन करोगे तो यहाँ से आप पानी डालोगे तो ये वाला पानी यहाँ पहुंचेगा, तभी थोड़ी ना होगा आगे पानी निकलेगा। ये वाला पानी तो पता नहीं कब पहुंचेगा, लेकिन यहाँ जो ऑलमोस्ट पहले जो वाटर है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा, फ्लो अचानक से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, फ्लो ना अचानक से स्टार्ट हो जाए, जैसे वाटर में होता है वैसे स्टूडेंट सर्किट में होता है। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके बाद में ना एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये फॉर्मूले वगैरह ये याद करो। फिर आपको कल है ना नेक्स्ट जो वीडियो लेसन है ना उसमें आपको मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आपको करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।